चर्चा को बुला लो। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मीटिंग, मंथन और संगठन। जी हाँ, दिल्ली में 27 जुलाई को बीजेपी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को काफ़ी अहम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रदेश संगठन को लेकर भी इसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बैठक के बाद प्रदेश संगठन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली से कोई नई जिम्मेदारी बीजेपी को मिल सकती है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक, संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट। भले ही लोकसभा चुनाव निपट गए हो, लेकिन बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में 27 जुलाई से बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में प्रदेश बीजेपी संगठन को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जाहिर है कि वी.डी. शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा हो चुका है, लिहाजा अटकलें हैं कि बैठकों में इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि बीजेपी इसे रूटीन बैठक बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में सदैव ही नए नए प्रकार के चिंतन होते हैं, बैठकें होती रहती हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर सभी जो पूर्व के कार्य हैं, आगामी जो रणनीति है, उस पर निर्णय किए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बैठक भी उसी का एक हिस्सा है। इधर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा है। जीतू पटवारी की नई टीम बनकर तैयार है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही इसका भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसमें समय क्यों लग रहा है और कब जीतू की नई टीम सामने आएगी, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सक्रियता के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी में जब तक बैठक, भोजन और विश्राम का कार्यक्रम चलेगा, तब तक कांग्रेस जो है अपनी जड़ें मजबूत कर लेगी। जीतू की नई टीम से ज्यादा नजर बीजेपी की बैठक पर है, क्योंकि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बीजेपी ने बिहार, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। साथ ही पार्टी ने 6 प्रदेशों के प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश को लेकर भी इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन वो फैसला क्या होगा, किस स्तर पर संगठन को आगे की जिम्मेदारी दिल्ली से मिलेगी, ये तो बैठक के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और जैसे ही राजस्थान और बिहार में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की घोषणा हुई है, फिर मध्य प्रदेश को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या यहाँ पर भी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है, या वी.डी. शर्मा, जिनके बारे में पार्टी कहती है वो शुभंकर हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में किसी बड़े बदलाव की संभावना मुझे तो नहीं दिखती है, ताकि ये ब्राह्मण चेहरों को जो है रिपीट नहीं किया जाता है। आज हमारे बीच में हमारे पुराने पत्रकार भी रहे, प्रदेश प्रकाश झा रहे, उनको भी दोबारा रिपीट नहीं किया गया था। वी.डी. शर्मा जी को इस नाते, क्योंकि ब्राह्मणों की कोई राजनीतिक उपयोगिता ज्यादा है नहीं पार्टी की भीतर, डिप्टी सीएम उन्होंने दे दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, तमाम सारे दिग्गजों को हटा के पहली बार के भजन लाल शर्मा को। कुछ राज्यों में जो है ब्राह्मणों की राजनीतिक उपयोगिता होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण ही है। नंद कुमार सिंह चौहान को मौका मिलता है, नरेंद्र सिंह तोमर को दोबारा मौका मिल जाता है। बिल्कुल, बीजेपी तो आरोप है उन पर चश्मा कि चस्पा है वो तो, कि वो तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। ये वो दौर है जब प्यारेलाल खंडेलवाल, लक्ष्मीकांत अग्रवाल वगैरह हुआ करते थे, लकीराम अग्रवाल हुआ करते थे। उस दौर की बात आप कर रहे हैं जब ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी। लेकिन अभी ये देखिए तो इनका सारा फोकस जो है अब या तो आदिवासियों पर है, और अभी एक थोड़ा सा जो असंतोष भी पार्टी के भीतर आप देखिए, नागर सिंह चौहान का जो एक असंतोष आया, रावत सिंह को जो
मंत्री बनाया गया, तो पार्टी के भीतर जो एक असंतोष है, बड़ी लीडरशिप जो पुरानी लीडरशिप है, चाहे गोपाल भार्गव हो, अजय बिश्नोई, मुझे लगता है कि कोई किसी वरिष्ठ को अब जो है मध्य प्रदेश में जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। अभी बी.डी. शर्मा जी को एक मौका मिला है और अभी इनको कोई दूसरी तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है इनको भी, ये शिवराज जी के बेहद करीबी रहे हैं बी.डी. शर्मा जी, हो सकता है कि इनको भी केंद्र में ले जाए बीजेपी और मध्य प्रदेश में उसी तरह का बदलाव देखने को मिले। वैसे भी 5 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं, तो उसमें सुगबुगाहट तो है कि मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश में अभी उस तरह का संतोष नहीं है जैसा कि यूपी में देखने को मिल रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन सत्ता से बड़ा है, तो वहां सत्ता और संगठन के बीच में कहीं अंदरूनी टकराहट है। लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य भी तो सत्ता का हिस्सा बना हुए 7 साल से, वो भले कह रहे हैं संगठन बड़ा हो। नहीं, वो ठीक है, वो है, लेकिन अब कई बार आप ये देखिए कि सीएम के अलावा किसी की सुनवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति हम लोगों ने देखी है। दिग्विजय सिंह के टाइम पे बहुत सारे मंत्री होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन वो अधिकारी उन्हीं की सुनते थे जो जिसको दिग्विजय सिंह कहते थे। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति, अभी मध्य प्रदेश में ये स्थिति तो नहीं है, सत्ता और संगठन के बीच में टकराहट नहीं है, लेकिन बदलाव की सुगबुगाहट जरूर है। और मुझे लगता है कि बी.डी. शर्मा जी को शायद दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी मौका है, क्योंकि ब्राह्मणों को यहाँ रिपीट नहीं किया गया जो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे दोबारा शायद जो है बी.डी. शर्मा जी उनको दोबारा मौका नहीं, तो राजपूतों को भी नहीं किया ना, बारी बारी से कर दिया गया कि सेकंड टेन्योर में दोबारा एक गैप के बाद ले आए हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। देखिए, दिल्ली की जो बैठक है उसमें उत्तर प्रदेश में जो अंदरूनी कलह है उसको दूर करना है, हरियाणा के चुनाव हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, सभी बिहार में है अगले साल जी। सभी संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है, तो वो एक बड़े व्यापक स्तर पे जो बैठक हो रही है उसके बड़े मायने होंगे। लेकिन चूंकि आपने एक मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात छेड़ी कि क्या मध्य प्रदेश में बी.डी. शर्मा, तो मुझे लगता है कि बी.डी. शर्मा को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ना कि बी.डी. शर्मा जो शुभांकर है, जैसा भी आपने बताया, भी विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा और लोकसभा में भी जो है अच्छा प्रदर्शन रहा, अच्छे वक्ता भी है, आरएसएस के विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता है। लेकिन बिना मौके भी जो सेकंड टेन्योर है उनका, उसको भी 1.5 साल हो गए, तो एक तरह से हम दूसरा मौका कह सकते हैं उसको। जी जी। तो लेकिन ब्रजेश जी, अभी ना चुनाव है नज़दीक, राज्यों के हैं, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से बैठक शुरू कर दी है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं, मध्य प्रदेश में भी नए प्रभारी पहले ही नियुक्त हो चुके हैं पुरानों को हटाकर। अब इतनी बड़ी बैठक है, तो एक संभावना ये मान रहे हैं हम कि हो सकता प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो। ये भी एक संभावना है कि मध्य प्रदेश में जिस सिस्टम को आगे बढ़ाया है, पहले विधानसभा में जब कोई मानने को तैयार नहीं था, बीजेपी के तमाम नेता मान के चल रहे थे कि ये चुनाव हार सकते हैं या जीत बहुत नज़दीकी होगी, हार जीत का अंतर, लेकिन बम्पर जीत। और लोकसभा में छिंदवाड़ा के गढ़ को भी ढा दिया, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी, हमने भी आपने भी देखा था कि कहा जा रहा था कि ग्वालियर में स्थिति ठीक नहीं है, भिंड में स्थिति ठीक नहीं है, मुरैना में स्थिति ठीक नहीं है, खरगोन में स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सबको दरकिनार करके बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। अभी हमने देखा उपचुनाव अमरवाड़ा के जीता है, 2 उपचुनाव होना है, विजयपुर और बुधनी के, एक बीना भी हो सकता है, और इसी बीच ये बैठक। तो क्या ये मानकर चलें कि शुरुआत जो होगी बदलाव की वो दिल्ली से शुरू होगी, जेपी नड्डा से लेके फिर नीचे तक आएगी, या संगठन में कुछ और नई चीज़ हम होते देख सकते हैं बीजेपी में? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव होना है ये तो तय है, कब होना है इसकी संभावना पर हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हम देख रहे हैं कि होने वाले हैं। 2 उपचुनाव के बाद मुझे लगता है इस उपचुनाव के बीच में संगठन में बदलाव ना करेगा। बदलाव तो ऊपर से लेकर नीचे तक होना है, क्योंकि जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, तो उनकी जगह नए अध्यक्ष तो मिलना ही है बीजेपी को। तो बैठक और जो होता है मंथन होता है, बीजेपी लगातार उस पर मंथन करती है, लगातार बैठ के करती है, ये बड़ी बैठक है। तो इससे पहले देखिए जो बदलाव उनको करना होता है वो कर दिए उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं उन्होंने, देखिए किस तरह से प्रभारी बनाए हैं। तो जिस तरह से 2024 में झटका लगा है बीजेपी को, जो वो उम्मीद बांधे हुई थी कि 400 के पार हम पहुंच जाएंगे, 400 हम ले आएंगे सीटें, 370 बीजेपी की अकेले की आ जाएंगी, सहयोगी गठबंधनों की आ जाएंगी, हम 400 पार पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संगठन में फिर से कसावट की जरूरत है। जो लगातार सत्ता में रहे हैं, जो कार्यकर्ता जो निराश हो गए हैं, उनमें किस तरह से जोश भरा जाए, और उनके जो लीडर हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, चाहे वो प्रदेश संगठन की बात करें, चाहे बड़े नेताओं की बात करें, चाहे प्रभारियों की बात करें, उनको नया टास्क दिया जाएगा। मध्य प्रदेश संगठन बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन बी.डी. शर्मा का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव तो होना है। बी.डी. शर्मा रिपीट होंगे या
कोई नया अध्यक्ष आएगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन जिस तरह से बीडी शर्मा ने काम किया है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ होती, जिस तरह से हमने देखा है कि 163 सीटें लेकर आए थे, वो 29 को 29 लोकसभा सीटें दी हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन को उसका श्रेय जाता है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नेतृत्व कर रहा है उसको श्रेय जाता है और सरकार को श्रेय जाता है। तो जब श्रेय मिल रहा हो, जब संगठन की एक दुहाई दे रहे हो आप मध्य प्रदेश के संगठन से सीखिए, तो वहाँ पर यदि बदलाव भी करते हैं तो प्रमोशन के साथ करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि देखिए जो बेहतर काम कर रहा है हम उसका सम्मान करते हैं, काम करने वाले की यहाँ पर बखत होती है बीजेपी में। और जो मंथन होता है तो उस पर तमाम तरह की चीज़ों पर बात होती है, उस पर यह भी बात होगी कि संगठन में बदलाव होंगे, तो साथ साथ ये भी होगी कि जो हम जो लक्ष्य लेकर चले थे वो लक्ष्य हमने क्यों हासिल नहीं किया और उसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। नए जो नेतृत्व बना है, नए अध्यक्ष बने हैं, उनको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव होना है, संगठन के चुनाव होना है। पहले चुनाव होते थे मनोज जी, लेकिन अब अध्यक्षों का मनोनयन होता है, नियुक्ति होती है, चुनाव के माध्यम से नहीं होती। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था किस तरह से शिवराज जी और विक्रम वर्मा जी के बीच में मुकाबला हुआ था, आखिरी मुकाबला था, क्योंकि इसका संगठन में ऐसी स्थिति हो गई थी कि बिखराव की स्थिति। अब ऐसे कहीं होता नहीं है, चाहे हम कांग्रेस में देख लें चाहे बीजेपी में देख लेते हैं, तो नियुक्ति होती है और वो तमाम समीकरण साधने का जतन होता है कि सरकार में आपने किन वर्गों को आगे बढ़ाया है, तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। जो शुक्ला जी कह रहे थे ना कि बीडी शर्मा क्यों, ताकि आपको एक संतुलन बनाए कि यदि आपने ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया है तो संगठन में एक पदाधिकारी ऐसा दे दिया जाए कि बाकी वर्गों को ये ना लगे कि भाई उनको अछूता छोड़ दिया है या उनका यूज कर लिया जाता है, उनका कुछ नहीं। तो आपको पूरा सम्मान जिस तरह से मंत्रिमंडल में देते हैं उसी तरह संगठन में भी इसका ख्याल रखा जाता है मनोज जी। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के बदलाव पर भी चर्चा होगी कि अभी बदला जाए या भविष्य में 2 चुनाव के बाद बदला जाए, और संगठन में और क्या क्या किया जाना चाहिए, किसको लाना चाहिए, इस पर तमाम चीज़ों पर मंथन होगा निश्चित तौर पर इस बैठक में। तो शुक्ला जी, मंथन होगा, एक संभावना ये भी जताई जा रही है। हालांकि आरोप मध्य प्रदेश में भी पहले शिवराज सिंह के समय लगते रहे, क्योंकि अभी मोहन सरकार को तो ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, बीच के 90 दिन लगभग आचार संहिता में निकल गए थे, कि ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है विधायकों की, मंत्रियों की। उत्तर प्रदेश में भी यही आरोप है। अब योगी हम देख रहे हैं तमाम सारी बैठकें ले रहे हैं, संभागवार ले रहे हैं, वो प्रयागराज की अलग ले रहे हैं, काशी इलाके की अलग ले रहे हैं। ये आरोप तमाम सारे राज्यों में पहले भी लगते रहे। तो हो सकता है इसलिए सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया जाए कि इसके पहले की ये चिंगारी फिर से नया रूप धारण करे बाकी राज्यों में, कि जहाँ बीजेपी ने अच्छा किया वहाँ भी, जहाँ नहीं किया वहाँ भी। राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने कि बदलाव हो गया है, बिहार हमने देखा चुनाव के मद्देनज़र बदलाव हो गया। तो मध्य प्रदेश में सेकंड राउंड में ऐसा ना हो कुछ, या बाकी राज्यों में ना हो, या बाकी राज्यों से और क्या सीख ले सकता है मध्य प्रदेश से, बाकी राज्य क्या सीख ले सकते हैं संगठन के मुद्दे पे भी, सरकार के मुद्दे पे भी, बहुत संभव है इस पर भी चर्चा हो। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2003 से सत्ता में है। बीच का एक थोड़ा सा समय 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास में अच्छी लीडरशिप भी है। मतलब शिवराज जी एक बड़े लीडर के तौर पर, लोकप्रिय लीडर के तौर पर देखे जाते थे, और 2023 के चुनाव में जो उनका एक प्रयोग था लाडली बहना वाला, उसको भी आप देखिए किस तरह से कामयाबी मिली प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत बेहतर स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो चाहे सो करे, कोई न तो उसका विरोध करने वाला है न कुछ। इनके सामने जो स्थिति है इस समय, जो विकट स्थिति है, एक तो महाराष्ट्र की, जहाँ पर अभी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा, तो वहां पे भी इनको जो है नया प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। बिहार में सुशील मोदी एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी का, दुर्भाग्य से वो रहे नहीं है, तो उनके स्थान की भरपाई कैसे होगी, इसके लिए उनको वहां भी जरूरत है। और राजस्थान में चूंकि 5 वर्ष में सत्ता लगती पलटती रहती है, वहां रिपीट नहीं होती है, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि वहां पे हम एक ऐसा नेतृत्व या एक ऐसा संगठन हम करें, जैसा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा में बड़ा झटका लगा, विधानसभा मध्य प्रदेश में वहां भी 7 हुए थे, लेकिन हमें यहाँ 29 जीत गए और वहां पे 11 सीटें बीजेपी की कम हो गई लोकसभा में। जी, तो वो लोकसभा के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी, और ये जितना भी फोकस आप देख रहे हैं, ये केवल मध्य प्रदेश या किसी स्टेट के लिए नहीं, स्टेट तो महत्वपूर्ण है ही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, वो नगर पंचायत के हों या पंचायत के चुनाव हो, किसी भी चुनाव को वो जो है हल्के में नहीं लेते हैं, पूरी गंभीरता से लेते हैं। और अभी जो मोदी जी की जिस तरीके से लोकप्रियता पूरे देश में और दुनिया में लोकप्रियता थी, और जो 400 पार का नारा था, और खासतौर पर 370 की जो एक बात थी कि हर बूथ पे हमको जो है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो पूरी नहीं हो पाई हैं, उसको लेकर भी इस संगठन की जो ये बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली, उसमें उस पर भी चर्चा होगी। और किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाकर, जैसे भी आपने कहा कि अधिकारी नहीं सुनते, अगर अधिकारी नहीं सुनते तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष क्या करेगा।
हालांकि मुझे याद है कि बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री बने थे, कप्तान सिंह सोलंकी संगठन मंत्री थे, तब ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय होगा वो शक्तिपीठ होगा, शक्तिपुंज होगा, और यहाँ पे लोग अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और वो सरकार, ये माना जाएगा कि वो समस्या जो है अब सरकार के पास पहुंच रही है, और जो जिला अध्यक्ष होगा वहां पर वो जो अधिकारी होंगे उनसे जो है जनता का काम कराएगा। ये बहुत सारी चीजें कही गई थी और प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत भी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष जो है ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए ये सशक्त उससे फिर क्या दो पावर सेंटर हो जाएंगे ना, अधिकारी सोचेगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की सुनूं कि मुख्यमंत्री की, क्योंकि संगठन का मुखिया अलग होता है, सरकार का अलग होता है। जी, उमा जी के टाइम पर यही था कि वहां पे उमा जी जो थी अपनी मनमानी करती थी। कैलाश जोशी जी और कप्तान सिंह सोलंकी जो संगठन मंत्री होते थे, दौड़ दौड़ के दिल्ली पहुंचते थे ये बताने के लिए कि साहब की उमा जी सुन नहीं रही है। तो मध्य प्रदेश में हालांकि अभी ये स्थिति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री की सुनते हैं और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष की सुनते हैं। ये असंतोष निचले स्तर पर हो सकता है कि जहां पे कार्यकर्ताओं की न सुनी जा रही हो, तो कार्यकर्ताओं की नेता तो सुन रहे हैं। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। पटवारी की शिकायत तहसीलदार से कीजिए नहीं सुनेगा, तहसीलदार की शिकायत कलेक्टर से कीजिए नहीं सुनेगा, कलेक्टर मतलब कोई जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे नेताओं की भी नहीं सुन रही। अभी नागेंद्र सिंह जो 5-6 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो हमारे खिलाफ नहीं होती है, वो जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी होती है और खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। हालांकि मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि प्रकाश चंद सेठी भी मुख्यमंत्री रहे, इस प्रदेश के लंबे सांसद भी रहे, उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है घोड़े की तरह होती है, वो आपके ऊपर है कि उसको रास पकड़ के चल रहे हो या उस पर सवारी कर रहे हो। तो जो नागेंद्र सिंह या तमाम सारे लोग जो मंत्री रहे हैं वो उनके खिलाफ भी आरोप लगते रहे कार्यकर्ता पब्लिक के कि साहब वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं है। और जैसे ही मंत्री पद जाता है उसके बाद आप देखिए वो फिर एकदम विनम्र हो जाते हैं, लोगों से मिलने जुलने लग जाते हैं। जो नागर सिंह का जिक्र हो रहा, आप देखिए उनकी जो फाइलें उन्होंने जो साइन कर दी थी कि SLP वापस लेने के लिए लिख दिया था फॉरेस्ट की ज़मीन को लेकर, वो फैसला बदला जा रहा। तो कई बार ये भी होता है ना कि जो नेता है वो ये नहीं बताता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी क्या नहीं सुन रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आपका अच्छा बुरा वो सब सुने। ये तो मतलब ये होता रहा है। जी शुक्ला जी। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में तो ये होता रहा है कि जो नेता होता है, जो मंत्री होता है, जब वो पद पर होता है तो वो नहीं सुनता है किसी की। उसका जो एक अहंकार होता है, जो सत्ता का अहंकार होता है, वो साफ झलकता है। और जब फिर वो उससे कुर्सी से उतर जाता है तो फिर उसको अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान आता है, वो जनता की भी फिक्र करता है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुझे लगता है कि सीएम की भी नहीं सुनती। बहुत सारे मामले हम लोगों ने ऐसे भी देखे हैं कि जब सीएम को ये कहना पड़ा कि मैं ठीक कर दूंगा या सुधर जाएं, ऐसा कर दूंगा, मतलब शिवराज जी के आप वो पुराने उनके अगर आप वीडियोस देखें या उनके स्टेटमेंट देखें कि वो किस तरह से हलाकान थे इस ब्यूरोक्रेसी से। और आज भी मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत बेलगाम है, वो किसी की नहीं सुन रही है, किसी की परवाह नहीं कर रही है, जनता की तो बिल्कुल ही नहीं सुन रही। ब्रजेश जी, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी, लाचार नेता, ऐसा तो हो सकता है, कई बार देखा भी हमने। लेकिन चूंकि अभी सवाल संगठन और सरकार का है कि जो मंथन चल रहा है तो इस पर ये मुद्दे तो निकलेंगे। और जो मैंने पहले भी कहा था कि ये तो नेता मंत्री पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है ना कि उस ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेगा, क्योंकि तमाम अतीत के हमने उदाहरण देखे हैं कि वही ब्यूरोक्रेसी रहती है, लेकिन वो मंत्री अगर विभाग दूसरा जाता मंत्री तो वो ब्यूरोक्रेसी उसके हिसाब से काम करने लग जाती है। इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए मनोज जी, इसमें मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है बैठक में, तो निश्चित तौर पर वो तमाम चीज़ें या टिप्स दिए जाएंगे, क्योंकि नए मुख्यमंत्री फीडबैक मिला होगा सरकारों का। तो लेकिन इस तरह से नहीं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है या इस तरह से मुझे नहीं लगता कि बैठक में एकदम सीधे सीधे सवाल किए जाएं। वो बैठक में जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिनको उतना प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको बाकायदा टिप्स दिए जाएंगे कि कैसे बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था करनी है, किस तरह से काम करना है। और जो हमने देखा कि पहले भी करते आए हैं, पहले भी बीजेपी ऐसा करती रही है कि आपको पीए कैसे रखना है, आपको निज सचिव अपने किस तरह के रखना है, किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए और कहाँ से वो आना चाहिए। तो इसी वजह से हमने देखा है कि कुछ संघ से जुड़े हुए लोगों को रखा गया था। कुछ अभी जब मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, तो आप देखिए कि उन्होंने उन पुराने निज सचिवों को नहीं दिया जो मंत्री थे, उनको
नए चुनने के लिए कहा गया कि वही उनको परंपरा कई नहीं सारे चलेगी। दागी थे। कई दागी थे, तो वो जो एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक जो चेहरा मतलब दिखाने की कोशिश की जाती है कि सरकार के चेहरा हैं ये, तो आप किस तरह से लोगों को चुन रहे हैं, उससे एक छवि बनती है सरकार की। तो सरकार की छवि बेहतर बने, इसके लिए भी वहाँ टिप्स दिए जा सकते हैं। चर्चा भी होगी कि प्रशासनिक अमले से कैसे बेहतर काम लिया जा सके और किस तरह से उन पर लगाम कसी जा सके। जो निश्चित तौर पर जो आपने भी कहा कि लगाम कौन कसेगा, सरकार है। आप सरकार कार्रवाई करती है तो उससे एक डर पैदा होता है, तो उससे अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं या फिर वो उतनी लापरवाही नहीं बरतते हैं। आप देखिए, ये कोशिश तब की जाती है जब चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कई मामलों में कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई की। आपको याद होगा कि एक छात्र से बातचीत करने में जिस तरह से रूडली बात की थी, तत्काल कार्रवाई कर दी। आप देखिए, कलेक्टर जी मोहन यादव जैसे ही सीएम बनते हैं, इसके बाद एक बस हादसा हो जाता है तो तमाम परिवहन आयुक्त को हटा दिया जाता है। तो आप देखिए, ये जो परिवहन आयुक्त को हटा दिया जाता है आप, और इसकी बड़ी कार्रवाई करके क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है ना कि देखिए प्रशासन पे हम लगाम कसे हुए हैं, प्रशासन में लापरवाही कोई भी करेगा जिम्मेदारी तय की जाएगी, बड़े लोगों पर भी गाज गिरेगी। तो ये मैसेज देने का काम होता है जनता में कि देखिए भाई, बड़े अधिकारी बच नहीं पाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो सरकार ये कार्रवाइयाँ करती भी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, छवि बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई कर दी तो कोई पदस्थ नहीं किया होगा। जिस तरह से हमने देखा है परिवहन आयुक्त तो जिनको बदला है डीपी गुप्ता, उन पर भी कार्रवाई की थी। शिवराज सिंह चौहान ने जब रेत मामला हुआ था ग्वालियर चंबल में, वो इसके झा को हटाया था, झा को भी हटाया था, और जो एक ऑडियो वायरल हुआ था ये भी थे, आईजी को भी हटा दिया गया था, एसपी को, कलेक्टर को भी हटा दिया था, तीनों को बदल दिया गया था। तो ये देखिए कार्रवाई क्यों की जाती है, ये दिखाने के लिए कि हाँ प्रशासन अमला हमारे अंडर में है और हम यदि वो कार्रवाई नहीं करेगा तो हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे। तो ये प्रशासन की छवि सुधारने के लिए, और बीजेपी इसकी बात करती है। बीजेपी हमने देखा है कि चाहे संगठन के लोग हों चाहे वो पदाधिकारी हों, वो इस तरह के टिप्स देते हैं कि सरकार को किस तरह से बेहतर चलाना चाहिए, सुशासन की बात करते हैं, प्रशासन तंत्र में पारदर्शिता की बात करते हैं। तो वो जो टिप्स होंगे जो मुख्यमंत्रियों को बुला गया, तो मुझे लगता है उस पर भी वहाँ पे बात होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके बाद के अलावा जो हम कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, कि एक सीख भी है ना उसमें, क्योंकि जब आप कई सारे पावर सेंटर बना देते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग राह चल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री अलग रहा है। हमारे यहाँ भी 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री, लेकिन वो फिलहाल एक साथ नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भी एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए मनोज, तो शायद इस पर भी बहुत मंथन संभव है। जब हम देखते हैं कि ऊपर का नेतृत्व कमजोर होता है तब इस तरह की बातें आती हैं। जब उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में मौका है तो सब तरफ गुटबाजी होती है। लेकिन आप देखिए किस तरह से साधा जाता है बीजेपी में। नागर सिंह चौहान की बात कर रहे थे अभी शुक्ला जी, नागर सिंह चौहान किस तरह से तस्वीरें आई उनकी, दिल्ली बुलाया गया, कोई बड़ा नेता उनसे नहीं मिला और सीधे उनको भोपाल लाया। 3 बड़े नेताओं, प्रदेश स्तर के नेताओं आधी रात को पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं कोई नाराजगी नहीं है, भविष्य को देखते हुए वो शांत हो गए। उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा किस तरह से उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर गए, कितनी चर्चाएं हुई, लेकिन क्या हुआ, वो तवज्जो नहीं दी वहां पर आला कमान ने। तो आप मिले ना शाह मिले, मोदी मिले ना शाह मिले, तो आप देखिए इसके बाद वहां पर भी शांति हो गई। तो बीजेपी अनुशासनहीनता जहां होती है, जहां पे आप मुखर होकर बात करते हो, जिस तरह से माहौल बनाते हो, उनके पर कतरने में माहिर है। तो एक जो डर रहता है उसी की वजह से अनुशासन बरकरार रहता है पार्टी में, तो पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता। अब जबकि कांग्रेस में आप देख लीजिए किस तरह से सचिन पायलट में और गहलोत में हुआ, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, छत्तीसगढ़ उसका उदाहरण है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच पूरे 5 साल झगड़े चलते रहे। मध्य प्रदेश में झगड़े की वजह से तो सत्ता चली गई कांग्रेस के हाथ से, और उनमें जो तमाम तरह के झगड़े होते हैं उनको आला कमान कमजोर था तो वो कार्रवाई नहीं कर पाता। अभी वो आला कमान थोड़ा मजबूत हुआ तो कांग्रेस में हम देख लेते हैं कि वो निर्णय लेता। कमलनाथ को बिना बताया कमलनाथ को हटा दिया गया, नहीं तो यही कमलनाथ जी तय करते थे कि नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा। एक समय तो उनके पास दोनों पद थे। तो जब आला कमान मजबूत होता है तो वहां पे इस तरह के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होता, कार्रवाई हो जाती है। और बीजेपी तो संगठन आधारित दल है, तो वहां तो खिंचाई करने वाले ऊपर के आला कमान के अलावा भी पूरे संगठन में रामलाल जी से लेकर तमाम वो जिस तरह से फटकार लगाते हैं, जिस तरह से बीजेपी में संतोष आ गए जी, जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, उसके बाद आप देख लीजिए कि वहाँ पे उस तरह के व्यवहार नहीं होता। चाहे यहाँ के मध्य प्रदेश के जो प्रभारी थे उन पर किस तरह से कार्रवाई की थी, जब उन्होंने एक बयान दे दिया था, वो पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में नजर नहीं आए। तो ये अलग अलग चीजें हैं कांग्रेस की और बीजेपी जेब में रहते थे। बिल्कुल, बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर बड़ी बैठक है दिल्ली में, और लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी वो पार्टी है जो अतीत से सबक लेती है और भविष्य की नई राह गढ़ती है। अब क्या उत्तर प्रदेश से पार्टी कोई सबक लेती है, या मध्य प्रदेश में जो रणनीति से बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो बाकी राज्यों में अप्लाई करती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल वक्त इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।